15 साल तक खाए अभी भूखे हो गया। 15 साल तक खाए अभी भी कुछ कमी है। शांत बैठिए। आज मेरे ख्याल से सुखद संयोग है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ये 5वें विधानसभा में मैं समझता हूँ पहला दिन है और आज के दिन का पूरा एंजॉय करना चाहिए। लेकिन एंजॉय कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहां पर करना है, तो आप बताएंगे। बता रहा हूँ। आज पहली बार हंसते हुए हम डॉक्टर साहब को देख रहे हैं। जी जी। मेरे को कुंवर बेचैन जी की पंक्ति याद आ रही है, इन दोनों को समर्पित करता हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं कि बतलाए नहीं जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बन जाते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। अध्यक्ष महोदय, बात आकाश की है लेकिन हकीकत जमीनी गहराइयों का है। जी वाह, चलिए डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण विषय में है, क्योंकि जमीन के 4000 फीट ऊपर लगातार सफर करना मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सुरक्षा की चिंता विभाग को करना चाहिए। उसमें जरा भी असावधानी या चूक उचित नहीं होता और ये प्रश्न का मूल भाव इसी से निहित है। और जो मैंने प्रश्न में किया और जो जवाब आया, अध्यक्ष महोदय, में कहा गया है कि 2019 से 31 जनवरी 2021 तक 6 कंपनियों को हेलीकॉप्टर के प्रकार के प्रति उड़ान स्वीकृति दर जीएसटी चार्जिंग भुगतान किया गया है। इसी से एक प्रश्न उद्भूत होता है अध्यक्ष महोदय कि जो लिस्ट दिया गया है उसमें जो 6वें नंबर की कंपनी है सीजी एविएटर रायपुर, ये 6वें नंबर की कंपनी है अध्यक्ष महोदय। बाकी एविएशन कंपनी के लिए मैं प्रश्न नहीं है, बस 6वें में जो सीजी एविएटर है अध्यक्ष महोदय, ये प्रोप्राइटर कंपनी है और अध्यक्ष महोदय यह कंपनी नॉन एनएसओपी परमिट होल्डर कंपनी से ही सर्विस ली जाती है। सीजी एविएटर कंपनी ना तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, न ही एयरक्राफ्ट ऑपरेटर कंपनी है, किंतु अपंतु यह प्रोप्राइटर कंपनी है। यह विभाग की गंभीर चूक है। मुझे लगता है कि क्या इस प्रकार की कंपनी से हेलीकॉप्टर लेकर नॉन सीरियस जो प्लेयर होते हैं, जो प्रोप्राइटर ही कंपनी है, क्या आगे इसको जारी रखा जाएगा, इसको या कैंसिल रद्द किया जाएगा, या इसकी जानकारी ली जाएगी कि क्या इस प्रकार के लोग भी एविएशन में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे एग्रीमेंट 2013 से हुए थे। नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सुरक्षा के लिए चिंता जाहिर की गई। बहुत धन्यवाद उसके लिए। इसके लिए आपने धन्यवाद नहीं दिया। मैं धन्यवाद दे देता हूं, आपने याद दिलाया। आप तो दाल भात में मुसरचंद मत बनो। दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का बात चल रहा है, कहां दाल भात में मुसरचंद बन रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दोनों पहलवान को निपटने दीजिए, आप लोग थोड़ा शांति रहिए। 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक के 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर तक के जो हेलीकॉप्टर जो 6 कंपनियों से लिए गए, उसमें एक कंपनी के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है और ये हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि हेलीकॉप्टर डीजीसीए का लाइसेंस प्राप्त है, सुरक्षित है और इसमें किसी प्रकार के कोई खतरा नहीं है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने चिंता की। माननीय अध्यक्ष जी, आज दोनों ब्लैक जैकेट पहन के आए, राज की बात क्या है? मुझे प्रश्न हुई था, नॉन एनएसओपी ऑपरेटर, इस कंपनी ऐसे ऑपरेटर जो प्रोप्राइटर कंपनी है, एविएशन कंपनी से जुड़े हुए, ऐसे लोगों को क्या
एविएशन कंपनी में रजिस्टर करना चाहिए। DGCA के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी है, इस नॉर्म्स का फुलफिल यदि कर रहा है और ये नॉन सीरियस मैं मानता हूँ प्रोप्राइटर कंपनी को, ऐसी कंपनियों को भविष्य में क्या हटाया जाएगा या इस प्रकार की कंपनियों को अलग किया जाएगा? आपने बताया था मेरे ख्याल से इसका अनुबंध 213 में हुआ है। जी, जो अनुबंध हुआ है और इसके हेलिको NSOP धारी कंपनी से CG एविएशन से दिलवाया गया अध्यक्ष महोदय। समाप्त। अध्यक्ष महोदय, ये विषय गंभीर है। इस विषय को मुझे ऐसा लगता है कि जो जवाब आया है NSOP परमिट होल्डर कंपनी से ही हेलीकॉप्टर लेना चाहिए, ऑपरेट किया जाना चाहिए। बेहतर होगा यदि मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं उसके बाद भी, तो मुझे लगता है कि एविएशन डिपार्टमेंट इसमें और जानकारी दे सकता है। चलिए, शिवरतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसको और परीक्षण करा लेते हैं और सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी। थैंक यू। शिवरतन शर्मा जी, आप ब्रिजमोहन अग्रवाल के प्रश्न को पूछिए। ऐसा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ब्रिजमोहन जी के प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 17 स्टाफ डैम का निर्माण कराया गया और उसमें 3 क्षतिग्रस्त पाए गए और 3 क्षतिग्रस्त पाए गए तो उसमें मोहन सिंह मरकाम और अरविंद तिवारी, ये 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो 17 स्टाफ डैम बन रहे थे, इसकी निविदा आमंत्रित की गई थी या डिपार्टमेंट बनवा रहा था? नंबर 1। नंबर 2, इसका तकनीकी सलाहकार कौन था? तकनीक पक्ष को कौन देख रहा था? ये निर्माण कार्य विभागीय तौर पर हुआ था। कुछ मटेरियल का निविदा आमंत्रित किया गया था और बाकी का जो है वो विभागीय कार्य हुआ था। नहीं, स्टाफ डैम का निर्माण कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से स्टाफ डैम के निर्माण कार्य के लिए टेक्निकल हैंड की आवश्यकता होती है। टेक्निकल हैंड कौन था, मैंने ये पूछा इसमें। जियोमेट्रिक केंद्र बिलासपुर। क्या नाम बताया? जियोमेट्रिक केंद्र बिलासपुर। ये शासकीय है कि अशासकीय रूप से इसको ये किया गया था? शासकीय। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 2 लोगों को जिम्मेदार ठहरा करके प्रारंभिक कार्रवाई की गई है। मोहन सिंह मरकाम परिक्षेत्र अधिकारी है और अरविंद तिवारी तत्कालीन उप वन मंडलाधिकारी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या ये टेक्निकल लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई? अगर स्टाफ डैम के निर्माण में कोई कमी रह गई या निर्माण की कमी के कारण कोई क्षति हुई तो उसके लिए टेक्निकल पक्ष जिम्मेदार होगा कि अधिकारी जिम्मेदार होंगे? इनको किस आधार पर जिम्मेदार ठहराया गया? एक अधिकारी थे, उप वन मंडल अधिकारी, और एक परिक्षेत्र अधिकारी। इनकी देखरेख में काम होना था। इनकी लापरवाही की वजह से कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, इस कारण से इनको जिम्मेदार ठहराया गया है। जहां तक तकनीकी विषय है, उसकी तकनीकी RES के माध्यम से भी जांच की गई और जो उसका स्ट्रेंथ है वो सही पाया गया। आश्चर्य की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी निर्माण कार्य होता है, उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उस निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने का काम जो तकनीकी पक्ष रहता है वो करता है। स्टाफ डैम क्षतिग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त स्टाफ डैम हुआ तो तकनीकी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ आप अपने 2 विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। जी, और दोनों तकनीकी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसमें कोई तकनीकी अधिकारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? जो वन के अधिकारी होते हैं उनको तकनीकी रूप का प्रशिक्षण होता है, उनके मार्गदर्शन में काम होता है। जहां तक ड्राइंग डिजाइन बनाने की बात है तो RES के द्वारा किया गया है, तो निर्माण कार्य इन्हीं के नियंत्रण में किया गया है। इनकी लापरवाही थी, इसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें माननीय मंत्री जी जो हैं बाकी वास्तव में जो टेक्निकल हैंड है इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो टेक्निकल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर नहीं रहे हो। चंद्राकर जी संभाल लेंगे। क्या है, मैं अपने मूर्ति से प्रश्न कर रहा हूं, यही मेरी खता है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय वन मंत्री महोदय,
एक ही वन मंडल के एक परिक्षेत्र में आपने 17 स्टाफ डैम स्वीकृत किए। ये एक तो बड़ा आश्चर्यजनक है। उधर की भौगोलिक स्थिति का आपने अध्ययन किया है कि नहीं किया है मैं नहीं बोलता, आपके ऊपर तो मैं कुछ लगा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, पर यह आश्चर्यजनक है। अब इसकी जांच कराई गई, तो जांच इसकी किससे कराई गई, किन किन बिंदुओं पर जांच कराई गई और उन्होंने जांच में क्या प्रतिवेदन दिया? जांच कमेटी का गठन किया गया था। उसमें श्री ए के चौबे परिक्षेत्र अधिकारी केंदई, श्री अविनाश इमानुएल परिक्षेत्र अधिकारी जडगा जांच समिति सदस्य, श्री प्रहलाद यादव उप मंडल अधिकारी कटघोरा, श्री वाई बी डरसेना उप मंडल अधिकारी पाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटघोरा के वन मंडल के एक परिक्षेत्र में यह पूरा स्वीकृत हुआ। उसी वन मंडल के अधिकारी यदि जांच करते हैं तो उसकी निष्पक्षता कैसे रहेगी? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मेरा यह कहना है कि इसकी जांच किसी दूसरे पर आप विभागीय करना चाहते हैं तो दूसरी जगह से करवाइए, एक बात। दूसरी बात, कितने कार्यों के कितने भुगतान अभी तक बाकी हैं, एक। और दूसरा, जो डैम बनने से पूरी शिकायत आपके पास है, मेरे ख्याल से 2 बार शिकायत हुई दोनों, इसलिए मैं शिकायत पत्रों पर नहीं जाना चाहता, कि जो जमीन कटाव में आई है वो विशेष संरक्षित जनजातियों की जमीन है जो कटाव हुए हैं। तो पहली बात यह है कि अभी तक भुगतान 17 में से कितने लोगों के भुगतान बाकी हैं, और दूसरा, जिसकी जमीन कटाव में आ गई है उनको क्या आप मुआवजा देंगे या दूसरी जगह जमीन देंगे, उसके लिए क्या प्रावधान करेंगे? जिन 17 स्टाफ डेमो के बारे में बात हो रही है, जडगा पी 263 सेमरा नाला 19,46,359, जटका पी 267 बजरंग नाला 21,80,014, झटका ओ ए बजरंग नाला 00, झटका कौवा नाला वो तो परिशिष्ट में है, 17 पूरे हैं, वो परिशिष्ट में है। मेरा प्रश्न ये है कि मजदूरी भुगतान अभी तक कितने लोगों का कितनी राशि रुका है, वो कौन से स्टाफ डेम का है, एक। दूसरा, जिनकी जमीन कटाव में आई वो सब दत्तक पुत्र लोगों की है, तो कटाव में आई तो उनको क्या आप मुआवजा देंगे या दूसरी जगह कोई व्यवस्थापन देंगे, या कितनी जमीन कटाव में डूबी है उन लोगों की? कोई मजदूरी भुगतान शेष नहीं है और जमीन कटाव के संबंध में अब तक कोई बात सामने नहीं आई है। आप एक सेकंड आप देखिए, आप 2 प्रश्न कर चुके हैं। आखिरी आपने परिशिष्ट में कहा है आंशिक रूप से भुगतान शेष है, मजदूरी भुगतान शेष है, आपने कहा है। दूसरे, जो आपको मूल शिकायत मिली है उसमें इस बात का उल्लेख है, कहें तो मैं पढ़ दूं कि उसमें जमीन कटाव हुआ है यहां पर इस नाले में करके, शिकायत पत्र में मैं बोला था आपको दे दूंगा, लेकिन परिशिष्ट में जिसमें आपने बताया है उसमें लिखा है कि आंशिक रूप से मजदूरी भुगतान शेष है। आप कह रहे हैं मजदूरी भुगतान शेष नहीं है, दोनों में कौन सी बात सत्य है? उत्तर देते समय मजदूरी भुगतान में कुछ राशि बची हुई थी जो पूरा भुगतान कर दिया गया है, और जहां तक जो कटाव वाली बात है उसको मैं दिखा लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की है, 17 बिंदुओं पे शिकायत की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 17 बिंदुओं पे उस मंडल अधिकार क्षेत्र के बाहर के अधिकारियों से जांच कराएंगे क्या सारे बिंदुओं की? शिकायतकर्ता कौन है? कोई गोयल है, कोई के नवीन गोयल और अजय गर्ग, इन्हें शपथ पत्र के साथ शिकायत की। चलिए, मोहन मरकाम जी, आप बाहर के किसी अधिकारी से जांच कराएंगे क्या इस सारी बिंदुओं की? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे 17 बिंदु में जांच हुई है, यदि 17 बिंदु के बारे में, लेकिन वही के लोगों ने जांच की है ना, आपकी निष्पक्षता, आपकी छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। दूसरे मंडल क्षेत्र के अधिकारी से करा लेना, दूसरे परिक्षेत्र से करवाइए, ये आपकी छवि का सवाल है। पूरे 17 बिंदु की जानकारी है। कोई गोयल हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं, अच्छा, अजय गर्ग भी पर्यावरण प्रेमी हैं, और स्टाफ डैम कहीं कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। एप्रान जो होता है, जहां ज्यादा पानी होने के कारण पानी नीचे गिरता है, तो वो हिस्सा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है जो सीमेंटेड होता है, कोई बहुत बड़ी अनियमितता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जांच कराई गई और हम कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप अनियमितता स्वीकार करते हुए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपने उत्तर में स्वीकार किया है, माननीय प्रथम दृष्टया जिम्मेदार बना के आपने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो आपके दूसरे परिक्षेत्र के अधिकारी से जांच कराने में क्या तकलीफ है उसमें?
आपको जांच कराना चाहिए। को द्रुत गति माननीय अध्यक्ष महोदय, देंगे मैं कुछ उत्तर? माननीय, बनाए जाने की आपकी छवि का सवाल है साहब। जांच हो चुकी है, 3 लाख उसी क्षेत्र के अधिकारी ने किया है, वहां सब लिपापोती हुई है, आप दूसरे क्षेत्र के अधिकारी से करा लीजिए ना। दूसरे क्षेत्र के अधिकारी से जांच कराने में आपको क्या तकलीफ है? निर्माण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। स्टाफ डैम बनने के बाद जब ज्यादा बारिश के कारण ऊपर से पानी नीचे जिस जगह में गिरता है वो सीमेंटेड होता है, वो आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके कारण इनके खिलाफ जांच हो रही है कि आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए कमलकांत जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल तक खाए स्थायी कनेक्शन से संबंधित था। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आ गया है। मैं संतुष्ट हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जो 607 में 339 आवेदन निविदा के लिए प्रक्रियाधीन 268 बचे हैं। मैं निवेदन है तो जल्दी से जल्दी उनका भी स्थायी कनेक्शन हो जाए, मेरा निवेदन है। मेरे को कुंवर बेचैन जी उनको चांस दे रहा हूँ, पंक्ति याद आ रही है। एक मिनट करता हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं और जानकारी मांगी जो पूछे नहीं और माननीय अध्यक्ष महोदय, और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं कि बतलाए नहीं जाते। मैं अपने क्षेत्र के कोंडागांव के माकड़ी के और कोंडागांव विकास खंड के आयोजकों के बारे में जानकारी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थायी कनेक्शन ये तो ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसे अनेक बंधन बार होते हैं जो बिन बांधे बन जाते हैं। धर्मलाल कौशिक जी, चलिए शुरू हो जाइए। अध्यक्ष हमारे महोदय, दल के बहुत सारे सदस्य बात आकाश इसके की बारे है। में प्रश्न करते रहे कि स्थायी हकीकत कनेक्शन कब जमीनी तक गहराइयों का है। दिए जाएंगे। और हमने समय समय पर जानकारी भी दी है और अनेक चर्चाएं भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले साल 10,000 पंप कनेक्शन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस साल 10,504 कनेक्शन अभी तक के दिए जा चुके हैं। उसके बाद भी लगभग 35,161 कनेक्शन पूरे प्रदेश में लंबित है। और आपके कोंडागांव जिले में कोंडागांव विधानसभा में 973 आवेदन लंबित हैं। और सदस्यों के चिंता को देखते हुए ये 35,161 जो कनेक्शन है उसकी स्वीकृति की घोषणा मैं करता हूं, ताकि आने वाले वित्तीय वर्ष 31 मार्च के पहले सारे स्थायी कनेक्शन दिए जा सकें। धन्यवाद दीजिए मरकाम जी। अमितेश शुक्ला जी। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। बहुत तकलीफ थी और हम लोग बहुत परेशान रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे पिछले बार आग्रह किए, आपने विचार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि अजय चंद्राकर जी अत्यधिक तनाव से इनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, क्योंकि अभी अमरजीत भगत में ही मैंने जो है मतलब प्रश्न करा था तारांकित, और लगातार तारांकित प्रश्न मेरे लग रहे हैं। तो कृपया इनसे आग्रह है कि ये जरा याददाश्त को अपनी बढ़ाएं, योगा प्राणायाम करके। मेरा यही आग्रह है। तो मैं आगे चलता हूँ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना प्रश्न पूछे पसीना पोछ रहे हो तो पसीना अभी इसमें क्या किया जाए? पसीना तो एक वैद्य ने काढ़ा तैयार किया, उसका नाम है बुद्धिवर्धनी। 15 साल तक खाए मेहनत का पसीना है। अमतेश जी शांत बैठिए। अमतेश जी, एक वैद्य ने काढ़ा तैयार किया, उसका नाम है बुद्धिवर्धनी। आप बाटल खरीद के एक भेंट कर दो। प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा दुख हुआ है। ये 5वें विधानसभा माइक अप डाउन हो रहा है आपके वजन से। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी को कोई अधिकार नहीं कि अमितेश जी को आप दुखी करें। आपको दुख देने का अधिकार किसने दिया, ये बताइए। अरे मैं उसको दुखी कैसे कर सकता हूँ माननीय अध्यक्ष जी? वो तो जिंदगी पूरा मजा ले रहे हैं। वो दुखी है। कुंवर बेचैन जी की पंक्ति याद आ रही है। अमितेश जी, इन दोनों को संभालिए। अमितेश जी, वर्तमान मुख्यमंत्री, आपकी उंगली को संभालिए जरा, गलत जगह है, बार बार बूझ रहा है, बार बार। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुछ उत्तर ऐसे होते हैं कि बतलाए नहीं। माननीय मंत्री जी से उनने अपने जवाब में 666 गांवों को चयनित किया ही जवाब दिया है जल जीवन मिशन में, और प्रशासनिक स्वीकृति 126 गांव जारी किया गया है। लागत पूरी 5,151 लाख है बताया है। कंडिका का में ये भी बताया कि अभी तक टेंडर जारी नहीं किया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक स्वीकृति जून से सितंबर 2020 तक का है, लगभग 7-8 माह हो गया है, टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया, ये जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, टेंडर अतिशीघ्र जारी हो जाएगा। कई जिलों में टेंडर लगने भी शुरू हो गए हैं, इनके यहाँ भी हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अतिशीघ्र मतलब उसका समय बता दें, क्योंकि 8 महीने हो गए तो कुछ समय
निर्धारित कर दें कि इस डेट तक हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है अध्यक्ष जी, मैंने अभी कहा आपको यदि टिकट मिली तो आपका चुनाव पहले हो जाएगा। अति शीघ्र का बताइए। टिकट कितना मत कर चलिए मंत्री जी, आप अभी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप चुनाव हारने वाले हो, समझ लो। आप अपनी चिंता करो अजय जी। माननीय अध्यक्ष जी, इनके जिले में भी टेंडर लगना शुरू हो गया है। 60 टेंडर लग चुके हैं अब तक, तो काम तो शुरू है। दूसरा प्रश्न माननीय है, इस चंद्राकर जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के लड़कों को छेड़ते क्यों हैं? पर हमतेज जी, चिंता का विषय है कि उत्तर देने वाले को प्रश्न पूछना पड़ रहा है। ये स्थिति अच्छी है क्या, आप ये बता दो। नहीं, आज आप यहाँ आपको यहाँ उत्तर देना था और आपको प्रश्न करना पड़ रहा है। ये स्थिति उचित है क्या, आप बता दो। आप यहाँ से निकल के G23 ज्वाइन कर लो। मंत्री G23 ज्वाइन कर ही लो आप। नहीं, आप एक काम करो, अध्यक्ष महोदय, B23 ग्रुप अलग छत्तीसगढ़ में बनाओ। माननीय अध्यक्ष B23 ग्रुप बनाओ आप। अमतेज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आगे आपको चिंता करना है, लेकिन अभी जब से प्रभारी आए ना, साउथ से आए, सबको खबर कर दिया गया है किसी टिकट नहीं मिलने वाला है, कुछ नया से खोज लो, नया कैंडिडेट खोज लो। ये संदेश हो चुका है इन लोगों को। जैसे लोकसभा में होना ऐसे ही होगा। गुरु जी के उत्तर में मैंने कहा यदि आपको टिकट मिली तो आपके चुनाव पहले तक हो जाएगा। मैं तो कोई दूसरी बात कही नहीं। टिकट के बाद जीत नहीं पाओगे ये बोल रहा हूं मैं। तो टिकट आपको मिलेगी तो भी जीत नहीं पाओगे। आपको प्रश्न पूछना अच्छा लग रहा है क्या हमतेज जी? उत्तर देने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? आपके द्वारा ये गुरुजी से पूछना चाहता हूं कि 26 अक्टूबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग 10 करोड़ के टेंडर निरस्त किए, घोषणा करी। क्या इस टेंडर में गरियाबंद शामिल था? माननीय अध्यक्ष जी, सवाल दूसरा था। इन्होंने कार्य के बारे में पूछा है, टेंडर निरस्ती या उसके बारे में इन्होंने नहीं पूछा है। लेकिन फिर भी बताऊंगा कि वो जो कार्य, जो कैबिनेट का जो एडिशन था, वो तो पूरे प्रदेश के लिए था। तो प्रदेश के अंदर तो गरियाबंद आता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जवाब में बोला कि आपके यहाँ जब 60 टेंडर हो चुके हैं, कार्य जारी है, आपको तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। माननीय मंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं, मगर इसमें जो अधिकारियों 10 करोड़ के टेंडर निरस्त किए गए हैं, उसमें राणा इनका पसीना आ रहा है, इसका जल जीवन मिशन का प्रश्न से पसीना क्यों निकल रहा है? डर क्यों नहीं? गंभीर जो गांव के मामले का मामला है, सब जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, 4 महीने जो है हो गए निरस्त करे 10 करोड़ के टेंडर को। उन अधिकारियों पर, किस अधिकारी पर काम कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं, मगर अधिकारी लोग जो हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं। आपके पूरे माननीय अमितेश जी, आपके पूरे प्रश्न का उत्तर बिना कागज देखे दे रहे हो। आप कितना सीरियस प्रश्न कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, EOI निरस्त हुआ है, टेंडर तो हुआ नहीं था, वह प्रक्रिया ही अलग थी। भाई मैं बोल रहा हूँ जो निरस्त कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, जो 10 करोड़ के निरस्त किया, उसमें कार्रवाई क्या कोई अधिकारियों पे ये पूछना चाहता हूं। कैबिनेट के अंदर की बातें हैं, कैबिनेट की बाकी ना बातें। चलिए कुलदीप जुनेजा जी, चलिए आप मेरे कक्ष में आइए, मैं आपको बताता हूँ। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से एक प्रश्न है। उद्योगों में 2 वर्षों से लगातार विधि द्वारा विहित सीमा से अधिक प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए उद्योगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई करेंगे, मेरा आपसे एक प्रश्न। जिन समयावधि के बारे में आपने जानकारी मांगी है, उसको विस्तार पूर्वक 22 उद्योगों की जानकारी दी गई है। यदि स्पेसिफिक कोई उद्योग हो जिसमें आपकी जानकारी में ऐसी बात आई हो कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप बता दें, मैं कार्रवाई करा दूंगा। जी मैं बता दूंगा। कुंडूलाल जी बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि मैंने प्रश्न पूछा है कि 3/2/2021 तक का
उपभोक्ताओं का बिजली का बिल माफ और हाफ में नहीं पूछा था। इन्होंने लाभान्वित लाभ प्राप्त किए हुए उपभोक्ताओं का नाम बताया, तो माफ कितने लोगों का हुआ ये क्लियर करे और हाफ कितने लोगों का हुआ ये भी क्लियर करे। उसके बाद 1 दिसंबर से 1-3 तक का उत्तर नहीं आए हैं। 1 जनवरी से 3-2 तक 21 तक नहीं उत्तर आए हैं, उसे उत्तर देने कष्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखित जो प्रश्न है उसके उत्तर में सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और अभी 38,68,462 हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है और अभी तक के राज्य सरकार की ओर से 1271 करोड़ 84 लाख रुपया का लाभ इन 38,68,462 परिवारों को मिल चुका है और इसके लाभान्वित होने की जो प्रक्रिया है वो सब कुछ इसमें नियम में इसके स्पष्ट उल्लेख है। तो आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं बताऊं। आपने उत्तर दिया तो ये तो मैं तो पढ़ लिया हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप नवंबर तक के 2020 तक के ही उत्तर आपने दिए हैं, उसके बाद दिसंबर तक न उत्तर नहीं दिए हैं, उसके बाद जनवरी और फरवरी का उत्तर नहीं मिला है। इसको बताएं कितने उपभोक्ता थे, कितने को लाभ दिया गया, ये बताने कष्टकर मैं सामान्य प्रश्न कर रहा हूँ। उसके बाद ये बोल दूं पर यूनिट क्या है, दर क्या है पर यूनिट, उपभोक्ता का दर क्या है और माप का नियम क्या है, कितने लोगों को मतलब कितना मतलब यूनिट देने का है या हाफ देने का है पूरे बिल में या यूनिट देने का है, ये हमको बताने कष्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनवरी फरवरी का जो बिल है में अंतिम पत्रक मार्च के अंत में ही बन सकेगा और इसलिए ये 2 महीने की जानकारी नहीं दी गई है और ये आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए बदलते हैं अध्यक्ष महोदय। मान लो कोई लगातार 2 महीने तक के बिजली बिल नहीं पटाया तो इस योजना के लाभ से वो वंचित हो जाए, फिर पटाएगा तो फिर वो उसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय। चलिए धन्यवाद। माफ प्रति मतलब हितग्राहियों का कितना माफ करते हैं? आप तो घोषणा करते हैं हमने हाफ कर दिया, आपका फोल्डर टंगे रहता है, तो माफ कितना करते हैं, प्रति यूनिट कितना है और रेट कितना है बता दीजिए अगर पूरा माफ कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली बिल को माफ किया जाता है। जो बीपीएल कार्डधारी हैं, जो 30 यूनिट तक के बिजली बिल आधा होता उसको छूट मिलती है, उसके बाद भी 30 यूनिट से जब ज्यादा वो यदि उपयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी उनको 400 यूनिट तक के दिया जाता है और बिजली बिल का स्लैब अलग अलग है, 100 यूनिट तक के अलग है, 200 यूनिट का अलग है, 400 यूनिट का अलग है, 1000 यूनिट का अलग है, अलग किलोवाट के हिसाब से उसके रेट तय है। वो आप चाहें तो वो तो सबको जानकारी में, आप चाहें तो उसको अतिरिक्त जानकारी दे दो। क्वेश्चन का आप पूरा पूछेंगे शर्मा जी, कैसे चलेगा? देते हैं और कितना का छूट देते हैं एक प्रति मतलब हितग्राही को? मैंने पहले ही बताया अध्यक्ष महोदय, मान लो कोई 30 यूनिट तक है तो उसका माफ रहता है, 100 यूनिट तक उसका अलग रेट है, 200 यूनिट तक अलग रेट है, आप 1000 यूनिट तक के उपयोग करते हैं, 2000 यूनिट करते हैं, उसका रेट अलग अलग है। उसकी जानकारी आपको अतिरिक्त दे दूंगा। अभी इसमें तो वैसे इसमें कोई उद्भूत तो होता नहीं है अध्यक्ष। डमरूधर पुजारी, आपको अलग से दे देंगे जानकारी। डमरूधर पुजारी, तो सिर्फ हाफ की बात कीजिए कि बिजली के पूरे बिल में मोहल्ले जी समझ नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मोहल्ले जी समझ नहीं पा रहे हैं तो ध्यान नहीं रहा है। आपको समझ में नहीं आगे तो ध्यान ही नहीं रहा है ना, सियान हो गया। आप कोई मंत्री नहीं, मैं माननीय से पूछता हूँ, ये हर समय किसी टीम में उड़ जाते हैं तो ध्यान कहाँ रखते तेला बता। और मुख्यमंत्री ला इंग्लिश में जवाब देना चाहिए, वो समझ नहीं पाते। लगातार मुख्यमंत्री जवाब देते इंग्लिश में। दे मुख्यमंत्री जी, आप इंग्लिश में जवाब। डमरूधर जी चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी उत्तर आ चुका है, मैं संतुष्ट हूँ। बहुत बढ़िया। गुलाब कमरो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा आपकी 26 सवाल है, दूसरे वन मंडल से जांच करवा दीजिए कर। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिल गया है, जानकारी से मैं संतुष्ट हूं। वंडरफुल। श्रीमती ममता चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने कबीरधाम जिला की वन मंडलों की जानकारी चाहिए थी, एक प्रश्न, परिक्षेत्रवार जानकारी चाहिए थी। किसका? आप नहीं हो सके, आगे निकल गए, आगे निकल गए। संतुष्ट है, क्या करना है अपन क्या करना है? संतुष्ट निकल गया। अरे वो 3 निकल चुका है। ममता चंद्राकर का पूछिए। ममता चंद्राकर पर ध्यान दीजिए, उनके पास। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसमें एक प्रश्न कर। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, प्लीज ममता चंद्राकर का पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कबीरधाम जिला की वन मंडलों की परिक्षेत्रवार जानकारी चाहिए थी, परंतु इसमें माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसमें केवल एक ही लाइन में जवाब है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। परिक्षेत्रवार जानकारी में केवल कवर्धा परिक्षेत्र की जानकारी है। क्योंकि एक ही स्थान पर काम हुआ है, इसलिए एक जगह की जानकारी है। चलिए, हो गया। ठीक है। अजय चंद्राकर जी, आप चले जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। मैं हिंदी के विद्यार्थी हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एमए साहित्य में हूं, हिंदी साहित्य में। ये परिशिष्ट मूल्य को पूरा अंग्रेजी में मिला है साहब, और ऐसी व्यवस्था विधानसभा में है कि प्रश्न को स्थगित करके हिंदी में परिशिष्ट को दिलवाया गया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न को स्थगित करके मुझे हिंदी में जानकारी दिलवा दीजिए। अरे मैं कहा कैसे पूछूंगा? अंग्रेजी समझ में आया, नहीं हिंदी समझ में आया। अंग्रेजी बता देंगे आपको, इंग्लिश में कैसे गंभीर बात है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदी में भी नकल मार के पास हुए थे, और मुख्यमंत्री जी भी गर्व से कहे मुझे हिंदी में भी नकल मार के पास हुए थे। माननीय अध्यक्ष जी, न ऐसा समझ में आया, न छत्तीसगढ़ी समझ में आया। ऐसा पहली विधानसभा में हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंग्लिश नहीं आती है, ये माने उसके बाद ये प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए। मुझे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों पंचायत मंत्री, दोनों पूर्व पंचायत मंत्री के आपके थोड़ा से। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये एग्रीमेंट की कॉपी है, टेंडर की कॉपी है, और भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हुआ, और टेंडर और एग्रीमेंट ये अंग्रेजी में ही है, और इसलिए अंग्रेजी में दिया गया। ऐसे माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में हो चुका है। यदि परिशिष्ट अंग्रेजी में है तो हिंदी में उपलब्ध कराने तक प्रश्न को स्थगित किया गया। ये इस विधानसभा में हो चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये तो। अच्छा, केवल इसी प्रदेश में हुआ ऐसे नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये तो पूरे देश भर में हुआ है। भारत सरकार की सुनिए, भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार के थोड़े से अंश रहते हैं अध्यक्ष महोदय, और इसको भारत पूरे देश भर में आप अनुमति। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सुनिए। भारत सरकार पूरे देश में एक ही प्रकार की उत्तर दे रहे हैं, और उसी के हिसाब से ये एग्रीमेंट की कॉपी है, और इसी के हिसाब से टेंडर की प्रक्रिया। उसमें आप उत्तर में देखिए, जानकारी संलग्न है, जानकारी संलग्न है, 2 बार है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मैं उस संलग्न जानकारी को पढ़ ही नहीं सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि मुझे हिंदी आती है कर, तो वैसे मुझे हिंदी आती है, तो इसको स्थगित कर दिया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी में उपलब्ध कराने तक। मुझे एक भी ना आरोप है, ना संदेह है, ना कुछ है। आपकी क्षमता पर मुझे पूरा विश्वास। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मुझे अंग्रेजी आती है। और मुख्यमंत्री जी भी ने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, होनेबल स्पीकर महोदय, they are first time Mr. Chandrakar is depressed. बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप कहें वैसा करूंगा मैं। पूछ लीजिए, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं। अरे मेरे को नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विधानसभा में राजस्व मंत्री के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। जब पूछने वाले को अंग्रेजी नहीं आती, बताने वाले को अंग्रेजी नहीं आती, तो प्रश्न कैसे होगा?
जहाँ तक मैं समझता हूँ चंद्राकर जी को अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, सब आती है। मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं विधानसभा में, आप निकाल सकते हैं राजस्व मंत्री के रूप में। शर्मा जी अगर नहीं आती है तो लखमा जी से सीख लें। प्रश्न पूछने वाले को अंग्रेजी नहीं आती, उत्तर देने वाले को अंग्रेजी नहीं आती, तो प्रश्न कैसे होगा? नहीं, इनको छत्तीसगढ़ी भी आती है। छत्तीसगढ़ी तो आप क्यों व्यवस्था देना मानोगा? पूछना माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से जो आत्मानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी स्कूल खोला गया है, तो मैं चाहता हूँ चंद्राकर जी उसमें दाखिला ले लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ये जो भारत नेट परियोजना चल रही है उसमें देरी के कारण क्या क्या है, जिसके कारण वो समय सीमा में पूरी नहीं हुई, और समय सीमा में वृद्धि देने के लिए कौन सक्षम, वृद्धि करने के लिए कौन सक्षम? महोदय, समय पे पूरा नहीं होने के अनेक कारण हैं, और जिसमें मुख्य रूप से जब लाइन बिछाना है उस समय लाइन बिछाने के लिए उसे रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है, फॉरेस्ट से परमिशन लेना पड़ता है, ब्रिज वालों से परमिशन लेना पड़ता है, तो पंचायतों से परमिशन लेना पड़ता है, और इस कारण से ये विलम्ब के कारण हुए हैं। और जो चीफ सेक्रेटरी सीओ है उसको अधिकार है समय बढ़ाने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 में परियोजना स्वीकृत हुई, 21 है अभी, और उसमें भी आधा प्रतिशत काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि और सीमा वृद्धि नहीं दी जाएगी? जो जो कारण बताए वो दूर हो चुके? अध्यक्ष महोदय, अभी भी कुछ ROI बचे हुए हैं, और लेकिन उसको जून तक के 2021 तक के पूरा करने के लिए उसको समय वृद्धि की गई है। और यदि ROW पूरा मिल जाता है तो निश्चित रूप से इसे पूरा किया जाएगा। और अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार से स्थिति बनी है, खासकर फॉरेस्ट में ROW विलम्ब से मिल रहा है, और उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको मिल जाए। वैसे रेलवे में भी परमिशन मिलने में काफ़ी विलम्ब हुआ है, और ये विलम्ब के कारण से ही वो समय वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है इसमें, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के विरुद्ध पेनल्टी लगाने होती, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, तो टाटा पेनाल्टी लगाने होती कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, पेनाल्टी उसमें किन किन कारणों से लगेगी? जब आपने समय वृद्धि दी है तो पेनाल्टी लगाने के कारण क्या है, और किन बिंदुओं पर पेनाल्टी लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस कब जारी किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल में पूरा करना था, और वो पूरा नहीं होने पर ही पेनाल्टी लगाई जाती है। उसके और नियम है, उन बिंदुओं पे उसको पेनाल्टी लगाया जा सकता है, और समय सीमा पे नहीं किया गया, इस कारण से उसको नोटिस दिया गया है, और उसका जवाब आएगा, उसको प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत स्पेसिफिक है। आप जब सीमा वृद्धि दे चुके 3 बार, तो जब सीमा वृद्धि दे चुके तो पेनाल्टी लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस क्यों दे रहे? और एक प्रश्न यह है इसमें, कारण बताओ नोटिस देने से पहले किसी भी बिल पर पेनाल्टी काटी गई है क्या, और पेनाल्टी उसको लौटाई गई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पेनाल्टी नहीं काटी गई है, उसके भुगतान रोके गए हैं, ताकि एक दबाव बने और काम शुरू हो सके, और उसका लाभ भी हुआ। अध्यक्ष महोदय, रोका गया, उसके बाद काम आगे बढ़ा, और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया, पेनाल्टी नहीं काटा गया। यदि रोका गया है तो उस रोके गए पैसे को लौटाया गया उनको? वही लौटाया नहीं, रोके गए पैसे को लौटाया गया उनको, तो फिर दबाव कैसे बना? आप कह रहे हैं दबाव बना, काम शुरू हो गया ना, तेजी से बढ़ा आगे। चलिए, अनीता योगेंद्र शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा जो प्रश्न लगाया गया था उसका उत्तर आ चुका है, मैं संतुष्ट हूं। चंदन कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आ गया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। इंदु बंजारे जी। सब आपका फ्लोर मैनेजमेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनगांव, लोहरसी, मेकरी में कितने की लागत से पानी टंकी पाइपलाइन विस्तार किया गया है।
ठेकेदार का नाम एवं कार्य पूर्ण है या अपूर्ण है, इसकी जानकारी देवें। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पनगांव, लोहरसी और मेकरी में क्या पानी सप्लाई प्रारंभ हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो क्यों? लिखा है उत्तर में कि पूर्ण पूर्ण पूर्ण, मतलब आपको भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। यही तो प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से संतुष्ट नहीं हो रहे। पूर्ण नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विभाग के द्वारा गलत जानकारी सदन में पेश की गई है। अच्छा, जब निरीक्षण के दौरान मैं गई थी तो पनगांव और मेकरी में और लोहरसी में पानी टैंक की निर्माण हुआ है, लेकिन वो सिर्फ शोभा मात्र है, ना तो वहाँ पर पाइपलाइन विस्तार किया गया है और ना ही पानी सप्लाई हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि अगर पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो इसमें पूर्ण जानकारी क्यों दी गई है? सम्मानीय अध्यक्ष जी, इन्होंने स्पेसिफिक जो क्वेश्चन जो किया है उसमें इन्होंने कहा है पानी टंकी और इसके निर्माण की बात की है। कार्य जो योजना जो है नल जल योजना, उसके बारे में डिटेल में इन्होंने नहीं पूछा है, तो जितना इन्होंने पूछा है वो कंप्लीट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कार्य पूर्ण है तो पूर्ण स्थिति तब आती है जब पाइपलाइन विस्तार हो और पानी लोगों को मिले। और अगर साल भर हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय पनगांव और लोहरसी और मेकरी तीनों पंचायत में, लेकिन आज तक गांव वालों को उनके लाभ नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से शासन के जो पैसे हैं उनको लाखों रुपए जो बर्बाद किए जाए, वो सिर्फ अधिकारियों की जो लापरवाही उनके कारण हो रही है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन की कब तक चालू होगा? माननीय मंत्री जी सुनिए ना जी अध्यक्ष। माननीय मंत्री मेरी सुन लीजिए, आपने प्रश्न के हिसाब से उत्तर दे दिया, मगर पानी कब मिलेगा वो बता दीजिए। योजना बन के तैयार है, उसमें से एक गांव में पाइपलाइन का ना क्षतिग्रस्त हो गया है, वो तो पीडब्ल्यूडी के तरफ से उसमें फंड आना बाकी है, पत्र व्यवहार हो गया है और बिजली विभाग को तीनों गांव के लिए कनेक्शन के लिए ना मतलब 3 बार आवेदन किया गया, तो बहुत जल्द वो शुरू हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। सत्यनारायण शर्मा जी, निश्चित है पानी की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। रजनीश कुमार जी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर जिले के रेत घाट संचालित होने और उसके रकबा खसरा के विषय में पूछा था। अध्यक्ष जी, वो संत राम जी के प्रश्न के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने सबको धमका दिया है कि संतुष्ट बोल के बैठना है करके। रजनीश कुमार सिंह बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा चंद्राकर जी धमकाते थे वैसा नहीं था कोई बोलता है हम लोग। उसका प्रश्न है भैया, उसको कि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी संतुष्ट इस कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जरूर बोला होगा कि मंत्री बनाऊंगा, तभी संतुष्ट है। बहुत गलत बात है अध्यक्ष महोदय, कोई भी इस प्रकार का अध्यक्ष महोदय किसी भी विधायकों को ऐसा नहीं कहा गया है। आपके विशेषाधिकार का शायद इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार की बात नहीं है। देखिए, माननीय पुन्नूलाल महोदय जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। एक मिनट, माननीय शर्मा जी, मैं शर्मा जी, चल गए हमें। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप संतुष्ट हैं, बहुत खुशी की बात है। व्यंग बाण चढ़ रहे हैं, होली आने वाली है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको उल्लेख करता हूँ। अध्यक्ष जी, पुन्नूराम जी मोहिले इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं। हर क्षेत्र में उनकी पारंगता प्रकांड है। हाँ, बाबा जी हैं, हम लोग जानते हैं। 12 चुनाव जीते हैं और 12 पैदा किए हैं। नहीं, तो वो जो नहीं है, कोई पंच का है, कोई सरपंच का है, कोई जनपद सदस्य का है, कोई विधायक का है, कोई सांसद का है, पूछ लीजिए उनको। कोई मंत्री का है, मंत्री भर का नहीं है, सांसद तक है, समझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबू आप प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चौबे जी ने कहा 12 बार जीते हैं और 12 ही उनके हैं, तो उसका और उससे क्या संबंध है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर जिले के रेत खदान उसके रकबा और खसरा के संबंध में पूछा था। इसमें से 6 जो रेत घाट है मेरे विधानसभा बेलतरा में आता है, जिसमें लछनपुर, पेंडरवा, सरकंडा, मंगला 3, उड़तुम, चोरहा, देवरी, अकलतरी। इसमें मंगला का छोड़ के बाकी सब स्थानों पर
जो खसरा बताया गया है, जो रकबा बताया गया है, उसको छोड़ करके रेत का खनन का काम हो रहा है एक जगह सिर्फ, और बाकी मंगला, पाट बाबा में कोनी, सेंदरी, लोफंदी, कछाड़, डगनिया, परसदा, लगरा, ये सभी मेरे विधानसभा का है। लगातार यहाँ 2 साल से अवैध उत्खनन हो रहा है और जो रकबा खसरा बताया जा रहा है उसके छोड़ के अन्य स्थानों पर, वहां से बहुत दूर तक 1-1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, क्या ये सभी की एक बार जांच करवाएंगे? जहां अवैध उत्खनन हो रहा है और जो घोषित है, जो घोषित स्थान को छोड़ करके अन्य दूर दूर स्थानों से उसका अवैध उत्खनन हो रहा है, इसका जांच करवाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि कितने रेत खदान हैं, उसके क्षेत्र में कितने हैं और रेत खदान संचालित हैं, और यदि वो नियत स्थान से इतर यदि खदान संचालित हो रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया है, शिकायत करवा दीजिए, वो जांच हो जाएगी और उसमें कार्रवाई हो जाएगी। जहां अवैध उत्खनन हो रहा है और अवैध परिवहन हो रहा है, पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है अध्यक्ष महोदय, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राजनांदगांव जिले में हुआ था, शिकायत मिली, हमने तत्काल कार्रवाई की और निरस्त किया। तो यदि आपके पास कोई शिकायत है तो उसकी प्रक्रिया है, उसका पालन करिए और उसमें कार्रवाई हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाह रहा हूं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शिकायत करने के बाद वहां जाते हैं तो उनको फोन कर दिया जाता है, तो वहां पर वो गाड़ी मिलती नहीं, गाड़ी पकड़ते हैं 2 किलोमीटर ट्रैक्टर हाईवा पकड़ रहे हैं, लेकिन जहां अवैध उत्खनन हो रहा है वहां का मशीन 1-2 को छोड़ के बिलासपुर में कहीं पर ऐसा कार्यवाही नहीं हुआ है। ट्रैक्टर ट्रक पकड़ते हैं रोड में, रास्ते में, पुल में। तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि यहाँ पर है, आप यहाँ से घोषणा कर दीजिए जांच कराने का, तो निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी। इसलिए निवेदन है बार बार मेरा कि ये बहुत गंभीर मामला है, 7-8 खदान में हो रहा है और जो घोषित है वहां से दूर दूर में किया जा रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है जो घोषित खदान है वहां पर किया जा रहा हो। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप घोषित करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और उसका जो उचित कार्रवाई उसमें होगी। उनका आग्रह शिकायत करवाइए माइनिंग डिपार्टमेंट में, जिला शाखा में, निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई होगी, शिकायत होगी। आप जो कह रहे हैं उसको दिखा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। जनेन साहू जी, विधायक सदन में कह रहे हैं, पूरी गंभीरता से कह रहे हैं, वो आप सदन के नेता हैं। यदि विधायक की मांग पर आप घोषणा करते हैं जांच की, तो विधानसभा की ही गरिमा बढ़ेगी। विधायक कोई गैर जिम्मेदारी से तो बोलेगा नहीं विधानसभा में, उनका बोलना ही अपने आप में पर्याप्त है और इसलिए आप जांच की घोषणा यही कर दीजिए। शिकायत होगी तब तो कार्रवाई होगी, शिकायत ही नहीं होगी तब कार्रवाई हो जाएगी। विधायक जी शिकायत करवा दीजिए, हम तो कह रहे हैं शिकायत करवा दीजिए, उसकी जांच हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी के बोलना क्या पर्याप्त नहीं था क्या? मुख्यमंत्री जी का बोलना पर्याप्त नहीं था क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने सभी जिलों के आंकड़े उन्होंने दिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि रायपुर जिले में किस किस ब्लॉक में, ब्लॉकवार आंकड़े आप वर्ष 2020-21 का ही बता देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वन मंडल वार जानकारी दी गई है, ब्लॉक वार आपको मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्लॉक वार पूछने का इसलिए है कि मेरे अभनपुर ब्लॉक में ये इन वर्षों में एक भी वर्ष बांस नहीं बटे हैं। 2016-17 में सिर्फ 200 बांस बटे हैं, 2017-18 में 165 बांस, 2018-19 में सिर्फ 65 बांस बटे हैं, 19-20, 20-21 में एक भी बांस नहीं बटे हैं यहाँ पर किसी भी बसोड़ को। मैं सिर्फ एक गांव का रिकॉर्ड लिया, मेरे यहाँ 12 गांव है, वहाँ 65 बसोड़ हैं कार्डधारी, उनको एक भी बांस नहीं मिला विगत 2 सालों में। तो इसीलिए मैंने ब्लॉकवार आंकड़े पूछे। तो ये क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जितना निर्धारित है प्रति कार्डधारी बसोड़ को एक वर्ष में जितनी बांस देने का, लगभग 500-600 बांस देने का होता है, यहाँ तो उसके पहले भी नहीं दिया गया है और अब तो और शून्य है। तो ये मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं।
वो बांस के तो साथ कैसे संतुष्ट हो सकते माननीय मंत्री जी, इसको ये जो जितना निर्धारित है बांस देने की प्रति बसोड़ परिवार, उसको सुनिश्चित कराएंगे क्या? अभी या नहीं दिया गया है तो किन कारणों से नहीं दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी बसोड़ एवं परंपरागत रूप से बांस का सामान बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 बांस देने का प्रावधान है। अब क्यों नहीं मिला उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में 30 लाख व्यापारिक बांस का औसतन उत्पादन होता है। 50% बांस बसोड़ों के उपयोग के लिए दिया जाता है। प्रतिवर्ष औसत रूप से 3250 पंजीकृत बसोड़ों को प्रति परिवार 1500 बांस के हिसाब से 48 लाख बांस की आवश्यकता है। हमारा उत्पादन 15 लाख का है, तो उपलब्धता के आधार पर दिया जाना है। जहां तक अभनपुर की बात है तो अभी कटाई का कुछ काम प्रारंभ हुआ है, सड़क बन रहे हैं। माननीय सदस्य बता देंगे तो जितना भी हो सकेगा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। नहीं, मेरा कहना, आपने आंकड़े दिए हैं रायपुर जिले के बांस देने का, आप दिखा रहे हैं कि आप 2018-19 में आपने बांस दिया है 68,993, 19-20 में दिया 88,148 और इधर दे रहे आप 60,836 20-21 में। लेकिन मेरे अभनपुर ब्लॉक में एक भी बांस नहीं पहुंच रहा है। मैं पूछ ये रहा हूं कि जब बांस आप दे रहे हैं तो यहाँ क्यों पक्षपात हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है बांस? नहीं, पक्षपात वाली कोई बात नहीं है। साथ तो हर विषय में पक्षपात हो रहा है, समझे ना? बात तो बहुत छोटी चीज है। रायपुर जिले में जब क्या है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप दोनों को मार्गदर्शक मंडल में बैठना है। आप रायपुर जिले में भी दे रहे हैं और पूरे प्रदेश का आंकड़ा है, सभी जगह दिया है आपने। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बांस उपलब्ध कराया गया है, जितना की उत्पादन होगा और पूर्ति जितना करना है उसमें बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक बांस लोगों को उपलब्ध हो सके। उनके आपके यहाँ कभी आपने जो बताया है तो मेरा ये कहना है आपसे निवेदन, एक रूपता होना चाहिए। आपके प्रदेश में जितना बांस का उत्पादन हो रहा है, आप जिलेवार एक रूपता लाइए, ब्लॉक वाइज लाइए, गांव वाइज एक रूपता लाइए। जितने कार्डधारी है, यदि आप 100 बांस दे सकते हैं तो सबको 100 बांस दीजिए। कहीं आप 500 दे रहे, कहीं आप 100 दे रहे, तो इसको आप इसको सुनिश्चित आप लिखवा लीजिएगा विशेष रूप से। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सभी वन मंडलों के लिए भारत सरकार से कार्य योजना मंजूर हो गई है और जो एकरूपता की बात की जा रही है तो उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे कि समान रूप से बढ़ जाए। प्रमोद कुमार जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर मंत्री जी प्राप्त हो गए हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी से लेंटाना घास उखाड़ने के लिए अगर इतनी राशि दी जाती है तो वहाँ फोटोग्राफी काहे नहीं कराया जाता है और देख रेख के लिए ऐसा कोई निर्धारण क्यों किया नहीं जाता? माननीय मंत्री महोदय, ये लंटाना घास उखाड़ने के नाम से लाखों रुपए का फर्जी बिलिंग हो रहा है, इसके लिए आप रोकथाम के लिए कुछ करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, लेंटाना उन्मूलन जो है उसका वीडियोग्राफी का कोई प्रावधान नहीं है और फर्जीवाड़े के बारे में जो माननीय सदस्य कर रहे हैं, यदि इस प्रकार की कोई शिकायत वो करेंगे तो निश्चित रूप से दिखवा लेंगे। चलिए माननीय मंत्री में निवेदन करूंगा, भविष्य समय ऐसा हो तो एक प्रतिनिधि बना के रखें कि ऐसा फर्जीवाड़ा ना हो। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त दिनांक 3/2/2021 तक कितनी राशि प्राप्त हुई पूछा था। उन्होंने 3 किस्तों में 28,857.82 लाख रुपए प्राप्त होने का आपने बताया है। मैंने पूछा आपने इसमें टेंडर किया है क्या, तो आपने कह दिया कोई टेंडर नहीं किए हैं। जबकि आप प्रश्न क्रमांक 4 में गरियाबंद में अमितेश शुक्ल जी के प्रश्न में प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी करने का बताया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी राशि केंद्र सरकार से गांव और गरीबों को पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया गया है, तो आपने इसमें क्या प्रक्रिया की? ये राशि अभी कहाँ है? क्या ये सच है कि टेंडर में गड़बड़ी होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 अक्टूबर 2020 की कैबिनेट में इस जल जीवन मिशन के टेंडर को निरस्त किया है? सम्मानीय अध्यक्ष जी,
इन्होंने प्रश्न क्रमांक 4 का उल्लेख किया। मैं बताना चाहूंगा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, टेंडर तो हुआ ही नहीं, तो फिर निरस्त कैसे होगा? टेंडर तो हुआ ही नहीं। और आपका जो ना एक और जो प्रश्न जो था, इसमें सोलर आधारित कुछ काम हुए हैं, सोलर बेस पंप लगे हैं, साथ ही साथ रेट्रोफिटिंग के काम हुए हैं। तो मैंने इस पर थोड़ा फिर से बोलेंगे। इसमें सोलर बेस पंप लगे हैं, पानी टंकी का निर्माण हुआ है अकेडा के द्वारा, साथ ही साथ रेट्रोफिटिंग का काम हुआ है। तो निरंतर प्रक्रिया चालू है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। पर टेंडर नहीं हुआ है तो निरस्ती का सवाल ही नहीं उठता। एक तरफ आप बोलते हैं काम चल रहा है, दूसरी तरफ बोलते हैं टेंडर नहीं हुआ है, तो इतने करोड़ रुपए की राशि का काम क्या टेबल में बैठ करके बांटा जाता है? कोई टेंडर की प्रक्रिया नहीं है क्या? ये आप बता दीजिए। सोलर का जो काम होता है माननीय अध्यक्ष जी, वह क्रेडा के जरिए होता है। पीएचई विभाग क्रेडा को फंड उपलब्ध कराता है, फिर जो क्रेडा विभाग है आगे की ना प्रक्रिया करता है, वो उस जरिए हुआ है। तो पीएचई से ना कोई टेंडर नहीं हुआ है। ये 28,857 करोड़ क्रेडा को आपने दे दिया, तो टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इतना रुपया पड़ा है तो आखिर उसकी प्रक्रिया में आप क्यों नहीं आ रहे हैं? गांव के लोगों को पीने के पानी की तकलीफ है, आप ये टेंडर के चक्कर में टेंडर नहीं कर रहे हैं। बाहर के ठेकेदारों को बीच में बहुत हल्ला था कि टेंडर बांट दिया गया, स्थानीय लोगों को छोड़ दिया गया। 10,000 करोड़ का टेंडर जो हुआ है मुख्यमंत्री जी निरस्त कर दिया गया। ये सारी गलतफहमियां या सही स्थितियां जो भी हैं उसको माननीय मंत्री जी सदन के इस फ्लोर में आप बताइए। 28,857.82 लाख रुपया जो जल जीवन मिशन के लिए प्राप्त हुआ है, इस राशि को कब, कैसे और किस तरीके से खर्च करेंगे, और अभी तक इसमें कितनी राशि खर्च हुई है? आपकी चिंता मैं समझ रहा हूं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि 2023 अंत तक पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में मुफ्त में नल कनेक्शन हो जाए। तो उसके लिए हम प्रक्रिया कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, केडा के थ्रू काम हुआ है, रेट्रोफिटिंग का काम हुआ है, साथ ही साथ नाबार्ड पोषित जो योजनाएं जो चल रही थी उसका इसके नियम के तहत उसका भी पेमेंट हुआ है। तो जो आप जो व्यय जो हुआ है उसकी जो बात कर रहे हैं वो इनमें हुआ है। और रही बात, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया मेरे पुराने क्वेश्चन में जिसका आप उल्लेख किए थे कि अब जिलों में टेंडर लगना शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पे आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी काम तेजी पकड़ेगा। उसी को आप जवाब में बोल देते ना कि जिलों में टेंडर का काम शुरू हो गया है। आप विधानसभा में लिखते हैं कोई टेंडर नहीं हुआ है, पुराना है वो। इसीलिए पुराना नया मैं नहीं जानता, मैं आज तारीख को पूछ रहा हूं, तो मुझे तो आज के तारीख में अपडेट रिप्लाई चाहिए। आपने लिखा कि कोई टेंडर नहीं हुआ, एक लकीर में जवाब दिया। अरे 28,857 लाख रुपया का उपयोग तो करिए। कैसे करना है, क्या तरीका होगा, ये सरकार तय करे, लेकिन कम से कम इस पैसे का उपयोग तो करो भाई। गांव में पीने की पानी की समस्या है, वहां तकलीफ है, और आप वो क्रेडा वाला क्या, जितना क्रेडा का डिपार्टमेंट होगा उतना आपने दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम होता है। क्रेडा के बारे में मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने वनांचल टाइगर रिजर्व में हर गांव में क्रेडा की लाइट को जलते देखा है। लेकिन सिर्फ क्रेडा को नहीं करना है, आप बाकी जगह के टेंडर के बारे में आप सीएम साहब और सरकार के तरफ से निर्णय करके इसको कराइए। इतना रुपया अगर मिला है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही दुखदायी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक तरफ आप बोलते हैं कि जिले में टेंडर कर दिए, दूसरी तरफ मेरे को रिप्लाई देते हैं कि टेंडर नहीं हुआ है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जवाब में, आप बता दीजिए। निश्चित तौर पर आप वनांचल क्षेत्र से आते हैं तो आप भी समझते हैं ऐसे जगहों पर, जंगल एरिया में बिजली की थोड़ी समस्या रहती है, तो वहाँ पे ना क्रेडा के थ्रू काम होता है। बाकी जो है, जैसे कि मैंने बोला आपको, टेंडर अभी लगना शुरू हुआ है, कुछ जिलों में लग चुका है, बाकी प्रक्रिया शुरू है। तो आपका क्वेश्चन अभी लगा है, तो तब तक प्रक्रिया चालू थी। और निश्चिंत रहे, मैं सदन में सबको ये यकीन दिलाना चाहूंगा। इसी में तो मुझे तकलीफ हो रही ना, आप बोले क्वेश्चन अभी लगा है, ये क्वेश्चन 20 दिन पहले लगा होगा।
और आप बोलते हैं प्रक्रिया जारी है पहले से। बहुत लंबा तो हो जब गया। प्रक्रिया जारी है, 1 मिनट कम से कम चंदेल को दे प्रक्रिया जारी है तो मुझे यही बोल देते प्रक्रिया जारी है। आप एक तरफ बोलते हो टेंडर जारी नहीं है, एक तरफ बोलते हैं। चलिए बढ़ा लीजिए। चलिए चंदेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप प्रश्न घड़ी देखते हुए बात करिए। हाँ, मेरा प्रश्न अवैध रेत उत्खनन से है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अवैध भंडारण के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई, और अवैध उत्खनन के 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उस पर क्या कार्रवाई है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें। दोनों प्रकरणों में जो फाइन किया गया है और उसकी राशि वसूल की गई है अध्यक्ष महोदय, अवैध भंडारण के और परिवहन के। प्रश्न क्रमांक 20 निकेशव चंद्रा जी, आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये जो नरवा गरवा घुरवा में गोठान बना है जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त। मोहम्मद अकबर जी, पत्रों का पटल पर रखा जाना।